नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान हैं राजेश शर्मा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के टेरिटोरियल मैनेजर, और साथ ही साथ में इन्होंने हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम किया। राजेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेल, आज विश्व हृदय दिवस है, यानी वर्ल्ड हार्ट डे है। और हम सोचते हैं कि फिजिकल तो डॉक्टर देखते हैं हृदय को, लेकिन कई इमोशनल बातें भी इसके साथ जुड़ी होती हैं। स्ट्रेस फ्री कैसे रहा जाए और अपने हृदय को, दिल को कैसे बचाया जाए, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। क्या लगता है आपको, किस तरीके से हमें अपने हार्ट को बचा के रखना है? दिल है कि मानता नहीं, पर फिर भी मनाना पड़ता है। विनोद जी, देखिए, कहते हैं कि हार्ट फ्लो इज इक्वल टू लव फ्लो। जी। जितना हार्ट लव की एनर्जी को लेगा या देगा, उतना ही अच्छा काम करेगा हार्ट। जी। तो अगर ये बात सही है तो लव क्या है? लव एक एनर्जी है। अगर एक एनर्जी है तो जब तक हम लोग एनर्जी को प्रैक्टिस करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम लोग अपने हार्ट को स्वस्थ रखना नहीं सीख पाएंगे। यही बेसिकली सारा का सारा गुरु मंत्र है हार्ट का। राजेश जी, अमूमन लोग इस दिन डॉक्टर्स को, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कितनी सैर करनी चाहिए, लेकिन हमने आज आपको चुना, इसलिए चुना कि आप हाफ मैराथन करवाते हैं, खुश रखने के तरीके लोगों से चाहते हैं। आपके मन में ऐसी सोच कैसे बनी कि पब्लिक को, सोसाइटी को खुश रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है? विनोद जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज से 10 साल पहले इस तरह का नहीं था जिस तरह का आज हूं। जी। मैं हर एक उस इंसान की तरह था जो स्ट्रेस में रहता था, जिसके अंदर एंग्जाइटी होती थी, जिसके अंदर प्रेशर ज़्यादा इतना होता था कि वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का शिकार होकर और रक्तचाप को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता था, और मैं भी उसमें से एक था। जी। लेकिन जैसे जैसे मेरी जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की आगे बढ़ती गई, मुझे लाइफ समझ में आती गई। और जब मुझे लाइफ में समझ आती गई तो मुझे ये भी समझ आने लग गया कि अगर मैं बदल सकता हूँ तो कोई दूसरा भी बदल सकता है। यही मेरा बीज था, ट्रांसफॉर्मेशन करके ट्रांसफॉर्म करने का अपने आसपास के लोगों को। राजेश जी, दिमाग और दिल का बड़ा गहरा रिश्ता रहता है। दिमाग में तनाव होगा तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर दिल पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है। विनोद जी, इसमें मैं ये कहूँगा कि दिमाग और दिल की जहाँ तक बात है, दिल इमोशंस का भूखा है और दिमाग लॉजिक का भूखा है। आज अगर हम लोग अपनी नई जनरेशन की बात करें तो नई जनरेशन इंफॉर्मेशन में इतनी ज़्यादा है कि हर एक बात में वो लॉजिक ढूंढती है। लॉजिक जब नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की शिकार हो जाती है, बिकॉज उस सवाल का जिसका वो जवाब ढूंढना चाह रहे हैं जब नहीं मिलता है ना, तो वो अल्टीमेटली स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे माइंड के या फिर हमारे ब्रेन के या फिर हमारे हेड के दो हिस्से हैं। एक है लॉजिकल माइंड और दूसरा है इमोशनल माइंड। जी। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो इन दोनों के बैलेंस को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग हार्ट और दिमाग यानी कि दिल और दिमाग को नहीं समझ पाएंगे। जो हमारा राइट ब्रेन है वो कहीं ना कहीं हमारा लॉजिकल ब्रेन है, और जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा, लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमारा लॉजिकल है, और राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन है। जी। तो दिल और दिमाग ये दोनों माइंड के दो हिस्सों के पहलू हैं। तो इनका बैलेंस बना के अपनी लाइफ को कैसे खूबसूरत बनाना है, ये हमारा एक क्लब कराता है जिसका नाम है पैसो हेल्थ, द रियल वेल्थ। जी। एक थोड़ा डिस्क्राइब करें कि पैसो हेल्थ को। विनोद जी, पैसो हेल्थ का मतलब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, उसने हेल्थ की जब बात की तो उसने 3 पैरामीटर्स पे बात की। पहला पैरामीटर था फिजिकल हेल्थ का, दूसरा था इमोशनल हेल्थ का, और तीसरा था सोशल हेल्थ का। ऑफ लेट भारत जिस रास्ते पे चल रहा है और योग को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके गया है भारत, वहां पे एक और डायमेंशन इसमें WHO ने ऐड कर दी, जो है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हेल्थ। जी। तो अब हेल्थ के 4 डायमेंशंस हो जाते हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। लेकिन पैसों में एक और डायमेंशन ऐड हो जाती है, O, और वो O है ऑफिशियल, ऑर्गेनाइजेशनल या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ। मीन्स वो जगह जहाँ से लक्ष्मी हमारे यहाँ पे आती है,
अगर उस जगह पे हेल्दी प्रैक्टिसेस ना हो, यानी कि हमारे वर्क प्लेस पे हेल्दी प्रैक्टिसेस ना हो, तो मैं नहीं समझता हमारी हेल्थ की डायमेंशन पूरी होगी जी। तो ये पैसो हेल्थ है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ आपने कही, एक व्यक्ति को जिस पर स्ट्रेस रहता है, जिसको अपने टारगेट भी पूरे करने हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ है, फिर वो कैसे स्ट्रेस फ्री रहेगा? देखिए विनोद जी, हाँ सॉरी, आप पूरी करेंगे अपनी बात? मैं यही कह रहा हूँ, वो कैसे स्ट्रेस फ्री रहेगा? उसके पास टारगेट्स भी हैं, एम्प्लॉइज़ का या मैन पावर की कमी भी है उसके पास, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, और आप उसको कहेंगे कि स्ट्रेस फ्री रहे, जिसको अपने टारगेट महीने बाद पूरे करने हैं। मनोज जी, इसमें देखिए, मैं जो एरिया हेड करता हूँ इस वक्त वो है वेस्टर्न यूपी। और वेस्टर्न यूपी अगर हम लोग बात करें तो वेस्टर्न यूपी एक ऐसी जगह है जिसको लोग उसकी कुछ खूबियों के लिए जानते हैं और मानते हैं, और वो खूबियाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हैं जी। तो उस एरिया में रह के आपने जब भी मुझे देखा होगा तो मैं शायद मैं बोस्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत हद तक स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करता हूं, और जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो वो भी देता हूं। अब होता क्या है, हमको ये समझना होगा कि क्या हम लोग अपने टारगेट पूरे करते करते किसी को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं जी। ये वर्क प्लेस पे आजकल कुछ इस तरह की हैबिट्स बनती चली जा रही हैं जहां पे हम लोग अपने टारगेट्स पूरे करते करते कुछ लोगों को टारगेट करते हैं, यानी कि अपनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट उनको करके उनको थोड़ा सा डाउन साइज करके खुद हम लोग राइज करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर मैं ये बात कर रहा हूं आज कि हमको वर्क प्लेस पे हेल्दी प्रैक्टिसेस रखनी है, तो मैं उन सारी प्रैक्टिसेस को अपनी टीम में एक्चुअली इंप्लीमेंट करके एक अच्छे सकारात्मक माहौल को जन्म देता हूं और फिर उसका पालन करता हूं। तो यही चीजें मैं बेसिकली लोगों को सिखाना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग टारगेट पूरे करते करते स्ट्रेस में रहें। हम लोग एक अच्छे सकारात्मक विचारों के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ हम लोग अपने वर्क प्लेस को एक अति परफॉर्मिंग वर्क प्लेस बनाकर इस देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। ये सिखाया जाता है पैसो हेल्थ के ओ में। राजेश जी, एक्सेप्शन तो हमेशा रहती हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप परिपक्व हैं, आपने कंट्रोल कर लिया, अपने मन पे भी कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जो आम व्यक्ति है उसके लिए दिक्कत है। विनोद जी, मैं भी तो आम हूँ जी। अब आप खास बन गया, पहले आम थे। 10 साल पहले आप आम थे। तो हम सब लोग बदल सकते हैं। हम बिकॉज कहते हैं कि आप एक पानी में या फिर एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या हैं, पानी क्या है? पानी अल्टीमेटली हाइडल एनर्जी है ना जी। तो पानी जब बहता है तो उसमें आप क्या 2 बार स्नान कर सकते हैं? क्योंकि अगली बार जब स्नान करेंगे तो पानी बदल गया होगा जी। तो अगर पानी एक एनर्जी है तो हम भी तो एनर्जी हैं, जिसको हम लोग सोल कहेंगे या फिर उसको आत्मा कहेंगे हम लोग। तो इस एनर्जी को समझना होगा। एनर्जी भी कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। अगर सपोज कल हम लोग नकारात्मक ऊर्जा के शिकार थे, हम लोग आज सकारात्मक ऊर्जा के पात्र बन सकते हैं। वी कैन ऑलवेज बिकम। जी। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। अगर मैं हो सकता हूं तो हर कोई हो सकता है, मेरा तो ये मानना है। जी। राजेश जी, अगर हम सोशल हेल्थ की बात करें, उस एस्पेक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं और कितना जरूरी है हृदय के लिए, दिल के लिए? देखिए, सोशल हेल्थ की आपने जो बात करी है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ख़ासकर आज के टाइम पे जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन दुनिया भर की है। हमारे पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम लोग इंटरनेट के इस युग में जी रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जब तक नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगी, इस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आज हमारे यंगस्टर्स, स्पेशली यंगस्टर्स, इनके पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन ये नॉलेज जब तक विजडम में कन्वर्ट नहीं होगी तो इस इंफॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर हम लोग सोशल हेल्थ की बात करें तो सोशल मीडिया हमारी जहाँ पे ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी लाइफ को खूबसूरत करने के लिए और अपनी लाइफ को आसान करने के लिए बना था, वहीं पे इस सोशल मीडिया ने आज
हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है। और इस कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे पहली चीज हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई है ना, वो है कंपटीशन एंड कंपैरिजन। राइट। कंपटीशन सही एंड कहा कंपैरिजन जी। जो हमारे दुखों का कारण बन गया है आज। जी। तो अगर सोशल हेल्थ की बात करनी होगी ना, तो हमको ये सीखना होगा इस सोशल मीडिया की रेजीम में कहाँ पे कॉमा लगाना है और कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। अगर हमने ये दो चीज़ें सीख ली तो मुझे लगता है हमारी सोशल हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और हम लोग अगेन उस प्रगति का हिस्सा बन जाएंगे जिस प्रगति के पथ पर या रास्ते पर आज भारत चल रहा है। आध्यात्मिक सेहत दिल के लिए कितनी जरूरी है? अध्यात्म को अगर हम लोग पूरे शरीर के लिए, हार्ट तो चलो आज हार्ट डे है तो जी, तो ठीक है, फिर अध्यात्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो अध्यात्म का पहले हमको मायने समझना होगा, और वो मायने हैं आत्मा प्लस अध्ययन, अध्ययन प्लस आत्मा, अध्ययन अध्यात्म। प्लस आत्मा, जी। अध्यात्म। और इसको इंग्लिश में हम लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस स्पिरिट इज ओके, स्पिरिचुअलिटी। ओके। तो अध्यात्म या फिर स्पिरिचुअलिटी के मायने सही हैं कि हमको आत्मा के रूप को और उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। अगर हमने आत्मा के रूप और स्वरूप को समझ लिया तो हम लोग इस देह भान के ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि इस बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर उठ जाएंगे, और फिर हम अपने स्वरूप में स्थित होकर उस परम शक्ति के सानिध्य में आ जाएंगे जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं, सोल एंड सुप्रीम सोल। तो ये जब दोनों अलाइन हो जाती हैं, सोल और सुप्रीम सोल, तो हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो भी सकता है। तो अध्यात्म हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जो हमको कांटे से फूल बना सकता है, और हम लोग कांटे से कब फूल बन जाते हैं हमको खुद भी पता नहीं चलता है। राजेश जी, ये मतलब आप अगर आसन लगाते हैं या ईश्वर को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वो याद करने का समय कौन सा उचित रहता है? विनोद जी, पहले तो आपने जब आसन की बात की तो ये भी कहना चाहूँगा कि आज हम लोग योगा बहुत जानते हैं। जी। आज हम लोग योगा बहुत जानते हैं, और पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना लिया है। यानी कि आसनों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने योगा के नहीं, योग को समझना है, क्योंकि योगा में और योग में बहुत डिफरेंस है। जहाँ पर योगा हमारे आसनों का एक माध्यम है, वहीं पे योग जो वर्ड आता है वो आता है जुड़ने से, क्योंकि वियोग का उल्टा होता है योग। वियोग मतलब बिछड़ना और योग मतलब जुड़ना। जी। तो योग को समझना मतलब परमात्मा को समझना, क्योंकि अगर हम लोग आत्मा हैं तो उस परम आत्मा को समझकर उससे जुड़ने को हम लोग योग कहेंगे, योग। तो जहां पर योग है वहां पर आसन नहीं है, क्योंकि हमारी भागवत गीता में भी जहां पर भगवान ने अर्जुन को नॉलेज दी, वहाँ पर सब कुछ बताया, बहुत तरह के योग बताए, कर्म योग बताया, ध्यान योग बताया, सांख्य योग बताया, लेकिन कहीं पे भी आसन करने नहीं सिखाए भागवत गीता में। जी। तो हमको ये समझना होगा कि हमको योगा नहीं, योग की ज़रूरत है। जी। तो अगर योग की ज़रूरत है तो इसमें तो कोई भी मतभेद नहीं है कि योग अगर करना है, यानी कि उस आत्मा और परमात्मा को आपस में अगर अलाइन करना है ना, तो वो तो ब्रह्म मुहूर्त ही है सही समय जब हम ये करते हैं, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही खूबसूरत हम लोग अनुभव करते हैं। परम वेला भी कहते हैं शायद, अमृत वेला। जी। तो ये टाइम कितने बजे से कितने बजे तक होता है? देखिए, अमृत वेला का मतलब है कि जब अमृत की वर्षा हो रही हो। जी। और अमृत की वर्षा कब होती है? जब हमारी नकारात्मक एनर्जी जो है ना, ये साइलेंस में होती है। आप देखें कि एनर्जी का खेल क्या है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसी वाइब्रेशंस को एमिट करता हूँ एटमॉस्फेयर में। जी। जैसी वाइब्रेशंस को मैं एमिट करता हूँ एटमॉस्फेयर में, वैसा मेरे आसपास का वातावरण बन जाता है।
और जब ये वातावरण हम लोग समझते हैं तो ये वातावरण क्या है, आप कहते हैं ना इस जगह की एनर्जी बहुत अच्छी है या फिर इस जगह की एनर्जी बड़ी नेगेटिव है, तो वो कैसे बनती है, हमारी सोच से बनती है। अगर किसी जगह में 4 आदमी बैठ के भजन कीर्तन सत्संग कर रहे हैं ना, तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिकली सकारात्मक एनर्जी दिखेगी। लेकिन अगर कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कहीं पे क्वेरल्स हो रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, आप अचानक से वहाँ पे जाते हैं जब, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हमारी सोच हमारी एनर्जी क्रिएट करती है। और आज हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग का मतलब कला और कलेश। कला और कलेश का ये युग है, जहाँ पे कला और कलेश का युग है तो सोच भी कला और कलेश ही होगी। तो जब तक मेजॉरिटी लोग जो कला और कलेश के बारे में सोचना बंद नहीं करते हैं, तब तक इस वातावरण में पवित्रता नहीं बनती है। और आप देखेंगे मेजॉरिटी लोग 12 बजे 1 बजे और 2 बजे तक सो जाते हैं। जब ये सो जाते हैं तब उस एटमॉस्फेयर की एनर्जी जो है ना, वो शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। और वो जब शुद्ध होना शुरू हो जाती है तो वो अमृत वेला कहलाया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि उस परम शक्ति को अगर नीचे आना है ना, तो उसके बीच में किसी किस्म की रुकावटें नहीं होनी चाहिए। और ये ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा जो है, ये रुकावट है जी। तो अमृत वेला में डायरेक्ट हमारा कनेक्शन उस परम शक्ति के साथ जुड़ता है, जिसका हम लोग हिस्सा हैं जी, यानी कि उस आत्मा का और परमात्मा का। राजेश जी, आप मैराथन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उसके पीछे मकसद क्या रहता है? लोगों को अवेयर करना अपनी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए? यस, बेसिकली मैं तो अपना जो मेरी अगर मैराथन्स की जर्नी शुरू करी थी, मैंने जम्मू से ही शुरू करी थी। और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे जब मैराथन करने के लिए एनकरेज किया था, तो मैं उस टाइम पे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ही दौड़ पाता था। लेकिन कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे अपने साथ दौड़ना सिखाया, चलना सिखाया। फिर मैं जब इस रास्ते पे चलता गया तो मुझे ये लगा कि जब तक मैं कुछ और लोगों को इस रास्ते पे नहीं लेके जाऊंगा, तब तक शायद मैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी का मंत्र पूरा नहीं कर पाऊंगा। और आज मेरा जो मकसद है इस पैसो हेल्थ का, पैसो हेल्थ द रियल वेल्थ, इसका मकसद ही यही है, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जो हमने सीखा है वो हम सिखाएं, जो लिया है वो देकर जाएं, और जब जाएं तो एकदम हल्के होके हम लोग टाटा बाय बाय कहें इस संसारिक विषयों को। राजेश जी, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ किस तरीके से हमारी असल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं? विनोद जी, यही हमारे कंपोनेंट्स हैं। हम लोग अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी आप देखें बहुत ही खूबसूरत जी शब्द छुपा हुआ है, हील दाय। जी, हेल्थ, हील दाय। अब ये दाई है, दाय है मैं, और हील मतलब हील करना, यानी कि जख्म आना, हील, हाँ, जख्म को हील करना जी, है ना। जी। तो हम किसको हील करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग खुद को हील करने की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग खुद को हील करने की बात करते हैं ना, तो ये हील क्या करना है? फिजिकल जख्म तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे, तो फिर क्या हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं? हमारे इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं हमारे अंदर, इमोशनल ब्लॉक्स की हीलिंग को हम लोग कहेंगे हेल्थ। और इसी को अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो हम लोग स्वास्थ्य कहते हैं इसको, हेल्थ को। तो स्वास्थ्य का मतलब है स्व प्लस स्थिति, स्वास्थ्य जी। तो स्व मतलब क्या? मैं, मी द सोल, मैं आत्मा जी। अब स्थिति कहाँ पे स्थित हूँ? भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूँ जी। तो भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होकर जब लोग हम आत्मचिंतन में अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाते हैं जी। तो कहने का मेरा भाव ये है कि जब तक हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, हम लोग स्वस्थ हो ही नहीं सकते। जी। राजेश जी, वर्क प्लेस पे नेगेटिविटी होने से कितना नुकसान होता है? काम पे कितना असर पड़ता है और शरीर पे कितना असर पड़ता है? विनोद जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जितनी भी एनर्जी हम लोग डिसिपेट करते हैं ना, वो सबसे पहले हमको अफेक्ट करती हैं। हम ये सोचते हैं कि मैंने गुस्सा किया, किसी को नीचा दिखाया, किसी को काटा, किसी को टारगेट किया और खुश हो गया। ये नहीं पता होता है कि मैं दूसरे को जो कर रहा हूँ, सबसे पहले तो वो खुद को कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहला रिश्ता तो हमारा ही अपने से है ना।
इस शरीर से है, इस देह से है। अगर मैंने गुस्सा किया तो गुस्से की एनर्जी कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे ही हिट करेगी। आप देखिए, कभी किसी से गुस्सा करें, किसी से झगड़ा करें, अपना उसके ब्लड प्रेशर बाद- बढ़ता है। अरे ब्लड प्रेशर तो अपना ही बढ़ेगा ना जी दूसरे का क्या जाएगा। जी। और अगर आप इस तरह की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं एज अ बॉस फॉर एग्जांपल, जी तो आपके कलीग्स या फिर आपके सबॉर्डिनेट्स वो समझ जाते हैं इस आदमी की आदत ही यही है। वो जितनी देर उसके सामने रहते हैं उसके हिसाब से जवाब दे देते हैं, वो जैसे ही चला जाता है फिर से वो अपनी मस्ती में आ जाते हैं। तो नुकसान कौन किसका करके गया? ऑफ कोर्स जो ये प्रैक्टिसेस करता है, एज सिंपल एज दैट। जी। राजेश जी, अपने हार्ट को अमूमन हम देखते हैं कि बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, यानी कम उम्र के बच्चों को, ये कहीं कि यूथ को, जिनमें हमें कभी सुना नहीं था, अब उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। विनोद जी, ये बहुत ही दुख का विषय है और ये मेरे हार्ट के बहुत नज़दीक भी है ये सब्जेक्ट। जी अब मैं ये कहता हूँ कि जब मेरे हार्ट के नज़दीक है ना ये सब्जेक्ट, और जब मैं खबर सुनता हूँ या मैं फिर वीडियोस देखता हूँ कि एक 18 साल का बच्चा, एक 20 साल का बच्चा, एक 26 साल का लड़का ट्रेडमिल पे करते करते yes. रनिंग करते करते गिर गया एंड ही सकम्स टू द कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। उस कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का शिकार हो गया और वो एक यंग एज में चला गया। और मैं आपको बताऊं, WHO के आंकड़े हैं ये, कि जिस स्पीड में ये बढ़ता जा रहा है आजकल यंगस्टर्स में, क्योंकि आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ये जो हार्ट अटैक है ना, ये बीमारी थी बुजुर्गों की। फिर कुछ देर के बाद ये ट्रिकल डाउन हो गई और ये 40s में आ गई, 50s में आ गई, और आज ये बीमारी उम्र देखती ही नहीं है। 15 साल से लेकर 30 साल के एज में आप बहुत सारे हार्ट अटैक सुनते हो। एंड इसका मैं सिर्फ एक और एक दोष मानता हूँ जी। कि हम लोग कहीं ना कहीं पेरेंटिंग सीख नहीं पा रहे हैं। जहाँ पे हम लोग अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करने लगते हैं ना, तो हम लोग शायद उन्हें सही रास्ते पे चलाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग सोसाइटी के अंदर से इस प्रॉब्लम को निकालना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमको एक सही पेरेंट बनना आना चाहिए। जी। अच्छा पेरेंट बनेगा आदमी तब जब वो करके दिखाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे कहने से नहीं सीखते, वो देख कर सीखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पद चिन्हों पर चलें या हमारे दिखाए हुए रास्ते पे चलें और इस हार्ट अटैक का शिकार ना हो, तो कहीं ना कहीं पहले आपको उनका रोल मॉडल खुद बनना पड़ेगा। तब जाके हम लोग इस प्रॉब्लम को इस सोसाइटी से और समाज से हम लोग भगा पाएंगे, वरना हम भी इसके शिकार होते चले जाएंगे और अपने बच्चों को भी इसका शिकार बनाते चले जाएंगे। दो मूल मंत्र हैं, कंपैरिजन और कंपटीशन, और ये तनाव का कारण बनते हैं। इनसे कैसे दूर रहा जा सकता है? विनोद जी, जो हम लोग, मैं अभी सोल कॉन्शियसनेस की बात कर रहा था या फिर अध्यात्म की बात कर रहा था आपसे, तो इसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन और कंपैरिजन को अगर हमने हैंडल करना है ना, तो पहले स्व को जानना पड़ेगा, स्व को, स्वयं को, अपने आप को। यस। तो आज देखिए स्व से कितने सारे शब्द जुड़े हुए हैं। स्वचिंतन, स्वाभिमान, स्वमान, स्वर्णिम, स्वर्ण, स्व। तो आप अगर स्व को समझ जाएंगे ना, तो हम लोग दो शब्दों को प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे। एक शब्द है एक्सेप्टिंग और दूसरा शब्द है एक्सपेक्टिंग। जी। यस यस यस। ये दो शब्द इस तरह के हैं, कल्चर की बात है, खाने की बात की है, और उस बात को मैंने एल्बम बनाकर रिलीज किया। तो मुझे लगता है कि ये जो म्यूजिक थेरेपी है ना जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेपी है हमको तनाव से दूर करने की। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी और मुझे लगता है कि इस पर अमल भी जनता को करना